हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है अर्पित। तो आज हम बात करने वाले हैं लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में भी हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन ली थी कि लाइसेंसिंग के बारे में, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस क्या होता है। थोड़ा सा हमने देखा था कि पीटी फूड मैन्युफैक्चरर कौन कौन होते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अगर आपको लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको कैसे अप्लाई करना है। तो उसी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। आखिर क्या है फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, जिसको हम फॉस्कॉस भी बोलते हैं, इसके बारे में आज हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जैसा कि आपको पता है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। ठीक है। तो आज का वीडियो जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यार छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन इजीली मिल जाएगा। और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर देना। ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम और फेसबुक पेज पर भी जुड़ सकते हैं। ठीक है। ये कुछ मेरे बारे में है, आप इसे देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, उसके पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में। जब हमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के बारे में पढ़ा, जब हमने सारे ही सेक्शंस को देखा, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट सेक्शन निकल के आता है सेक्शन नंबर 91, और एक और सेक्शन निकल के आता है सेक्शन नंबर 92। सेक्शन नंबर 91 की बात करें तो जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट का सेक्शन नंबर 91 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो कुछ रूल्स बना सकते हैं एक्ट के इन्फोर्समेंट के लिए। इसी के साथ ही साथ सेक्शन नंबर 92 जो है वो एफएसएसएआई को कुछ पावर्स प्रोवाइड करता है कि वो कुछ रेगुलेशंस बना सकते हैं। ठीक है। तो दोनों के बारे में हमने देखा कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखा। आज के वीडियो में जो हम देखेंगे कि आप कैसे लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन है 2011, जो उसमें लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए है, जो रेगुलेशन 2011 है, उसके अगर स्ट्रक्चर की बात करें जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें आपको मेजर दो चैप्टर्स देखने को मिलते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है जनरल, एक है लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेसेस। इसके साथ ही साथ आपको वहां पर एक और पार्ट देखने को मिलेगा जिसमें आपको कुछ शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो जो हमारा एफएसएसआर 2011 है फॉर लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन, उसमें आपको दो मेजर पार्ट देखने को मिलेंगे। एक तो आपको चैप्टर्स देखने को मिलेंगे, एक आपको शेड्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो यहां पर आपको चार शेड्यूल देखने को मिलेंगे, शेड्यूल नंबर 1, 2, 3 एंड 4। अगर हम इसमें बात करें शेड्यूल नंबर 1 और शेड्यूल नंबर 4 जो है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट शेड्यूल नंबर 2 एंड शेड्यूल नंबर 3 आप स्किप कर सकते हैं, उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल नंबर 2 की बात करें तो शेड्यूल नंबर 2 में कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बताया गया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट के बारे में बताया गया है कि उसमें अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें उस फॉर्मेट में आपको क्या क्या फिलअप करना पड़ रहा है, क्या क्या एप्लीकेशंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ती है। ठीक है। उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको फॉर्म ए, फॉर्म बी फॉर्म देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ शेड्यूल नंबर 3 की अगर बात करें तो वहां पर कुछ फी के बारे में बताया गया है। अगर आप अपने लाइसेंस को न्यूली अप्लाई करते हैं, यानी कि नया लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फीस क्या होगी। अगर आप उसको रिन्यू कराते हैं तो आपकी फीस क्या होगी। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के फूड बिजनेसेस होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर फीस रखी गई है। तो उसी फी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बेसिकली फूड बिजनेस ऑपरेटर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शेड्यूल नंबर 4 की बात करें तो उसमें आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ जनरल हाइजीनिक एंड सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं टू बी फॉलोड बाय द फूड बिजनेस ऑपरेटर। यानी कि कुछ हाइजीन और कुछ सैनिटरी प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करना बहुत जरूरी होता है किसी भी फूड बिजनेस को रन करने के लिए। किसके द्वारा? फूड बिजनेस ऑपरेटर के द्वारा। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू था जो हमारा एफएसएसआर 2011 है। उसके बाद में यहाँ पहले भी हमने थोड़ा सा देखा था कि कुछ अथॉरिटीज के बारे में देखा था। कुछ अथॉरिटीज हैं जो लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है इंडिया में। ठीक है। तो सबसे पहले एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, और एक हमारे पास स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, और एक हमारे पास सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा कि रजिस्ट्रेशन की कब जरूरत होगी, स्टेट लाइसेंस की कब जरूरत होगी, और सेंट्रल लाइसेंस की कब जरूरत होगी। तो यहाँ पर अगर हम उस अथॉरिटी की बात करें कि जो एक्चुअल में आपको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, तो मींस अगर रजिस्टरिंग अथॉरिटी की बात करें तो यहां पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर हो सकता है, या फिर फूड सेफ्टी ऑफिसर हो सकता है। इसके साथ ही साथ एनी ऑफिशियल इन पंचायत हो सकता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकता है। इसके साथ ही साथ एनी अदर लोकल बॉडी या फिर पंचायत इन एरिया हो सकता है, जिसको नोटिफाई किया गया हो किसके द्वारा? स्टेट फूड सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा। उनके द्वारा आप रजिस्ट्रेशन यहां पर ले सकते हैं।
यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ये देखने को मिलेगी, यहाँ पर किसी भी हायर अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती है, यानी कि बहुत ही हायर अथॉरिटी की जरूरत नहीं होती रजिस्ट्रेशन के लिए। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं कि स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी क्या होती है। स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की अगर बात करें तो वहाँ पर डेजिग्नेटेड ऑफिसर का नाम आता है, जिसके बारे में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के सेक्शन नंबर 36 के सब सेक्शन नंबर 1 में बात करी गई है, ऑफ द एक्ट बाय द कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट और यूटी। यानी कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर होता है, जिसको कौन अपॉइंट करता है, जिसको कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी अपॉइंट करता है स्टेट का, जो एक तरीके से स्टेट के लिए लाइसेंसिंग अथॉरिटी की तरह काम करता है। ठीक है, तो डेजिग्नेटेड ऑफिसर यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें कि कौन लाइसेंस प्रोवाइड करता है स्टेट में, तो लाइसेंस को प्रोवाइड भी करता है और लाइसेंस को कैंसिल भी कर सकता है डेजिग्नेटेड ऑफिसर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बातें याद रहेंगी। उसके बाद में अगर हम बात करें कि सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी के बारे में अगर, तो यहां पर आप देखेंगे कि मींस डेजिग्नेटेड ऑफिसर, यहां पर भी डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, लेकिन आपको दोनों में डिफरेंस समझना है। अपॉइंटेड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है वो अपॉइंट करता है सेंट्रल डेजिग्नेटेड ऑफिसर को, एंड स्टेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर को कौन अपॉइंट करता है, कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी ऑफ द स्टेट अपॉइंट करता है। तो दोनों में डिफरेंस है, तो दोनों की लाइसेंसिंग अथॉरिटी में डिफरेंस है। ठीक है, तो तीनों को हमने समझा, एक समझा रजिस्टरिंग अथॉरिटी, एक हमने समझा स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी, और हमने समझा सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ठीक है, अब यहां पर अगर एक इंपॉर्टेंट बात करें कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन कब लेना चाहिए, देखो अगर आपका फूड बिजनेस है कोई जिसका टर्नओवर अप टू 12 लाख पर एनम है, आपका जो बिजनेस है उसका टर्नओवर 12 लाख से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, तब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। जिसमें छोटे छोटे आप देखेंगे कि वेंडर्स आ जाते हैं, स्ट्रीट फूड वेंडर्स आ जाते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगाते हैं, ठीक है, फास्ट फूड वगैरह के, तो वो सब रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उन्हें लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं होती है। दूसरे पॉइंट में आता है हमारा कि स्टेट फूड लाइसेंस की जरूरत कब होती है। तो स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करें अगर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो 12 लाख से 12 करोड़ के अगर आपका टर्नओवर है पर एनम, यानी कि एक साल में आपका जो टर्नओवर है 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है, तब आपको लेना होगा स्टेट लाइसेंस। फिर बात करते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग में, अगर देखें तो यहां पर अगर आपका टर्नओवर 20 करोड़ से ऊपर जाता है कितना भी, तो वहां पर आपको जो लेना होगा सेंट्रल लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, आई होप आपको अभी ये समझ में आ गया होगा कब आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना है, कब आपको स्टेट लाइसेंस लेना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि मान लेते हैं कि अगर आप एक स्टेट से ज्यादा स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप 1+ स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा, सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि मान लेते हैं कि अगर आप कोई फूड मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उस फूड के अंदर आप जो भी इंग्रेडिएंट को यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इंग्रेडिएंट को अगर आप यूज कर रहे हैं, अगर उसको आप बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पर भी आपको सेंट्रल लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो अगर हम मोटा मोटा बोलें कि जो बड़े बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, जो हर तरीके का बिजनेस करते हैं, वो बड़ा उनका टर्नओवर होता है, तो वो सभी सेंट्रल लाइसेंस के दायरे में आते हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक इंपॉर्टेंट बात के बारे में मैंने पिछली बार भी बात किया था, बहुत सारे लोगों को अभी भी कंफ्यूजन है कि आखिर पिटी फूड मैन्युफैक्चरर कौन होता है, यानी कि छोटा फूड मैन्युफैक्चरर, जिसका स्मॉल फूड बिजनेस होता है, जिसका बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर उसका टर्नओवर 12 लाख से अंदर है तो हम उसको पिटी फूड मैन्युफैक्चर बोलेंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर वो जो फूड का प्रोडक्शन कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है पर डे अगर 100 केजी पर लीटर है, तब हम उसको पिटी फूड मैन्युफैक्चर बोलेंगे। इसके साथ ही साथ अगर वो मिल्क से रिलेटेड कोई फूड बिजनेस कर रहा है, यानी कि मिल्क का प्रोक्योरमेंट कर रहा है, फिर उसकी हैंडलिंग कर रहा है, फिर उसका कलेक्शन कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फूड प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वहां पर वो 500 लीटर पर डे मिल्क को क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है, उसकी हैंडलिंग कर सकता है। इससे ज्यादा नहीं कर सकता है, तो अप टू 500 जो भी करता है वो पिटी फूड मैन्युफैक्चर के कैटेगरी में आता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ये भी है कि अगर आप स्लॉटरिंग करते हैं, यानी कि जानवरों को देखेंगे कि जो शॉप्स वगैरह होती हैं जहां पर आपको चिकन मटन वगैरह ये सारी चीजें मिलती हैं, तो वहां पर अगर स्लॉटरिंग होती है ना, जो स्लॉटरिंग अगर 2 लार्ज एनिमल की हो रही है, अगर 10 स्मॉल एनिमल पर डे हो रहे हैं स्लॉटरिंग, उसके साथ ही साथ अगर 50 पोल्ट्री बर्ड्स हैं, अगर इससे ज्यादा अगर एक्सीड करता है तो आप पिटी फूड मैन्युफैक्चर नहीं कहलाएंगे। कहने का मतलब है अगर आप 2 लार्ज एनिमल की स्लॉटरिंग करते हैं पर डे मैक्सिमम, अगर आप मैक्सिमम 10 स्मॉल एनिमल्स की स्लॉटरिंग करते हैं, या फिर आप 50 पोल्ट्री बर्ड्स या फिर उससे कम उसकी स्लॉटरिंग करते हैं, तब आप पिटी फूड मैन्युफैक्चर की कैटेगरी में आएंगे। ये सारा डेटा जो है वो पर डे के हिसाब से, ठीक है।
तो अभी आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिटी फूड मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब हम अपने एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है एफएसएसएआई लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम। हम इसको सिस्टम इस वजह से बोल रहे हैं, इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो अगर हम बात करें, यहाँ पर दो सिस्टम आपको देखने को मिलते हैं। एक है फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं एफएलआरएस। दूसरा आपको देखने को मिलेगा फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, फॉस्कॉस, ठीक है। इन दोनों ही के बारे में आपने सुना होगा, अगर आपका छोटा मोटा भी इंटरेस्ट रहा होगा लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन को लेकर के। तो इसके बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहले वाले में फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम एफएलआरएस के बारे में, तो अभी इसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया है, तो अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। अभी आपको जो देखने को मिलेगा वो मिलेगा फॉस्कॉस, यानी कि फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले जो था एफएलआरएस था, अभी जो गवर्नमेंट है वो मूव कर गई है किस पे, अभी गवर्नमेंट मूव कर गई है फॉस्कॉस पे। तो अभी ये आपको देखने को मिलेगा एफएलआरएस का ही अपडेटेड वर्जन है फॉस्कॉस। तो इस टाइम पे अगर आपको लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा फॉस्कॉस पे जाकर के, ठीक है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। उसके बाद में अगर यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है जो फॉस्कोस के बारे में समझना जरूरी है, अगर हम बात करें 1 जून 2020 यानी कि 1 जून 2020 को एफएसएसएआई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि एफएसएसएआई लॉन्च्ड फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, यानी कि एफएसएसएआई ने फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम को लॉन्च किया है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी लिखी है, देखो जो जानना जरूरी है, सिंस 2011 द एफएसएसआई's ऑनलाइन लाइसेंसिंग प्लेटफॉर्म एफएलआरएस इज द सोल ऑफ द लाइसेंसिंग इकोसिस्टम विथ 100% इंडिया कवरेज। यहां कहने का मतलब ये है कि 2011 से 2020 तक जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे थे वो एफएलआरएस के थ्रू हो रहे थे, यानी कि फूड लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू हो रहे थे, ठीक है, जो पूरे इंडिया को कवर करता था, ठीक है। उसमें गवर्नमेंट ने ये भी डेटा रिलीज किया कि अब तक एफएसएसएआई ने 70 लाख लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन इशू किए हैं, किसके थ्रू, एफएलआरएस के थ्रू। उसके बाद में ओवर 35 लाख जो लाइसेंस हैं जो कि अभी एक्टिवली वर्किंग में है। क्या होता है कि बहुत सारे लाइसेंस जो होते हैं वो इशू होते हैं, फिर एक्सपायर होते हैं, बहुत सारे लोग उसको रिन्यू कराते हैं, बहुत सारे लोगों का बिजनेस बंद हो जाता है, तो वो लाइसेंस भी वहीं एक्सपायर हो जाते हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में देखें तो उन्होंने बोला था 2020 में कि 35 लाख लाइसेंस अभी जो है वो एक्टिवली ट्रांजैक्शन में है, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, इन सारे डेटा को ट्रांसफर किया गया किस पे, फॉस्कॉस पे। इसके साथ ही साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात ये लिखी है, एफएसएसएआई इज लॉन्च इज क्लाउड बेस्ड अपग्रेडेड न्यू फूड सेफ्टी कंप्लायंस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कॉल्ड फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, जिसको हम फॉस्कॉस बोलते हैं। तो अगर आप फॉस्कॉस पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ये जो यूआरएल दिया गया है, यानी कि इस वेबसाइट पे आपको जाना है, विजिट करना है। आप देखेंगे कि वहां पर आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट है foscos.fssci.gov.in पे आप जाएं और विजिट कर सकते हैं और आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा यूजर फ्रेंडली इसको बनाया गया है, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, इट विल रिप्लेस द एग्जिस्टिंग एफएलआरएस, ठीक है। एफएलआरएस पहले था जिसको फॉस्कॉस ने रिप्लेस कर दिया है, जिसका जो यूआरएल था वो था foodlicensing.fssi.gov.in। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे एफएसएसएआई ने एफएलआरएस को रिप्लेस करके फॉस्कॉस को अभी ला दिया है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जिसको आपको याद रखना है। हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मतलब फॉस्कॉस को कब लेकर आया गया था और उसने किसको रिप्लेस किया था। कुछ और इंपॉर्टेंट बात अगर देखें तो यहाँ पर दिया गया है, फॉस्कॉस इज कॉन्सेप्चुलाइज टू प्रोवाइड वन पॉइंट स्टॉप। कहने का मतलब है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर सारी इंफॉर्मेशन को, सारे सोर्सेस को एक ही जगह पर ला करके रख दिया गया है फॉर ऑल एंगेजमेंट ऑफ एफबीओ, यानी कि फूड बिजनेस ऑपरेटर विद द डिपार्टमेंट फॉर एनी रेगुलेटरी कंप्लायंस ट्रांजैक्शन। देखो क्या होता था कि अगर बहुत पहले की बात करें, हमें लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता था, हमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक मतलब आप देखेंगे कि फिजिकल डॉक्यूमेंट्स लेकर के इधर उधर घूमना करना पड़ता था। उसके बाद में हम उनको वेरीफाई कराते थे, फिर हमें वेट करना पड़ता था, फिर हमें अपना लाइसेंस लेने जाना पड़ता था। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से फॉस्कॉस आया,
फॉस्कॉस आने के बाद में ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिजॉल्व हो गई हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखो कि फॉस्कॉस हैज़ बीन इंटीग्रेटेड विद फॉस्कोरिस। अब फॉस्कोरिस क्या है, जब आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे तो फॉस्कोरिस एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि एक तरीके से कह सकते हैं फॉस्कोस की तरह ही थोड़ा थोड़ा काम करता है, जहां पर आप अपने एप्लीकेशन स्टेटस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन वहां पर चेक कर सकते हैं, किसी भी स्टेटस को आप देख सकते हैं। मोबाइल ऐप एंड विल सून इंटीग्रेटेड विद आईटी प्लेटफॉर्म ऑफ एफएसएसआई सच एज इन्फोनेट, फास्टैग, FICS या फिर FPVIC। इन सभी से भी जल्द ही जो है फॉस्कॉस है एक तरीके से जुड़ जाएगा, एक इंटीग्रेट हो जाएगा इन सभी के साथ में, जिससे सारी इंफॉर्मेशन एक ही प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी। उसके बाद में यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि सैंपल मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट नोटिस, एडजुडिकेशंस, ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेट्रा एक्टिविटी मॉड्यूल्स विल बी इनेबल्ड इन फेज मैनर इन फ्यूचर। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम फॉस्कोस को इस लेवल पर लेकर के जाना चाहते हैं कि जिसमें सैंपल मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर उस सैंपल को कलेक्ट करता है। इंप्रूवमेंट नोटिस के बारे में आप जानते हो कि जब डेजिग्नेटेड ऑफिसर किसी फूड बिजनेस ऑपरेटर को कोई इंप्रूवमेंट नोटिस देता है तो इन सब से रिलेटेड एडजुडिकेशन हो गया, मान लिया कि कोई अगर कुछ पेनाल्टी से रिलेटेड कोई केस वगैरह है तो वो सारी इंफॉर्मेशन, ऑडिट हो गया, ऑडिट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड हो गया, ये सारी इंफॉर्मेशन आगे चल के एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होगी, यानी कि फॉस्कॉस पे। फिर क्या है, टेक्नोलॉजी सच एज जीपीएस लोकेशन हो गया, टैगिंग हो गया, पिक्चर कैप्चर हो गया एंड RFID हो गया, विल बी यूटिलाइज्ड इन फ्यूचर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एक्सटेंशन फील्ड सर्विस सच एज इंस्पेक्शन एंड सैम्पलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि अभी आपको देख रहे हो कि बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसेंसिंग रजिस्ट्रेशन से अवेलेबल है, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे कि गवर्नमेंट ये भी प्लान कर रही है कि सारी इन्फॉर्मेशन एक पे अवेलेबल रहेगी, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, जीपीएस हो गया, इमेज टैगिंग हो गया, ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, पिक्चर कैप्चर हो गया, ये सारा एक सिस्टम पे जब अवेलेबल होगा तो एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी आ सकेगी। ठीक है, और किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो नहीं पता, लेकिन FSSAI इन सब बारे में सोच रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी इन सब बारे में सोच रही है कि फूड के सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जाए और एक अच्छे से एक ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पर लिखा हुआ इन फ्यूचर इट विल इंटीग्रेटेड विद अदर प्लेटफॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज GST, पैन, MCA एटसेट्रा to ensure a 360-degree profiling and validation of businesses. A single regulatory platform will enable pan-India integrated response system to any food fraud and ensure an advanced risk-based data-driven regulatory approach. देखो यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि इन फ्यूचर GST, पैन, MCA। अभी क्या होता है कि मान लेते हैं अगर कोई बिजनेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं लाइसेंस के लिए, तो वहां पर भी GST और पैन वगैरह इन सब की जरूरत होती है, लेकिन क्या होता है कि सारा जो अगर आप किसी डिपार्टमेंट में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट में कोई और इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये भी तो हो सकता है, लेकिन जब सारी चीजें एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म से जब अटैच हो जाएंगे सारे गवर्नमेंट ऑफिस, तो क्या होगा, उससे फ्रॉड भी नहीं होगा, फ्रॉड करने के चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि सारी वहां पे ट्रांसपेरेंसी होगी। ठीक है, किसी भी फूड बिजनेस ऑपरेटर को वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहा हो, फिर वो उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके कहीं दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या किसी स्टेट में अपना बिजनेस परफॉर्म कर रहा है, तो अब भी उसको पता चल जाएगा फॉस्कॉस पे अगर हम देखेंगे कि उसने पहले कौन से बिजनेस को कब तक रन किया, फिर उन्होंने कौन से बिजनेस को छोड़ा, उसके बाद में नया बिजनेस कब स्टार्ट किया। तो कहने का मतलब है पास्ट प्रेजेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल होगी एक प्लेटफॉर्म पे, जिससे क्या होगा, फ्रॉड और रिस्क को बहुत कम किया जा सकता है। उसके बाद में फॉर द स्टार्ट टाइम अगर बात करें, इनिशियली फॉस्कॉस विल ऑफरिंग लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एंड इंस्पेक्शन एंड एनुअल रिटर्न मॉड्यूल्स। तो इनिशियली केवल लाइसेंसिंग रहेगी, रजिस्ट्रेशन रहेगा और इंस्पेक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रहेगी और एनुअल रिटर्न मॉड्यूल से रिलेटेड। आगे आने वाले टाइम पे जितनी सारी हमने बातें करी हैं वो सारी धीरे धीरे आपको फॉस्कॉस पे मिलने लगेंगी। फॉस्कॉस इसेंशियली हैज फ्लो सिमिलर टू FLRS। कहने का मतलब है कि फॉस्कॉस जो है वो FLRS की तरह ही काम करता है, जिससे जो पुराने यूजर हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम ना हो, उनको कन्वीनियंस हो, अच्छे से वो काम कर सकें और इजीली वो माइग्रेट कर सकें FLRS से फॉस्कॉस पे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि आपको कैसे चीजों को करना है और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। अभी हमने देख लिया फॉस्कॉस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा है जो कि आपकी फॉस्कॉस की वेबसाइट का है। जब आप फॉस्कॉस की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां पर सबसे पहला आपको पेज ये ओपन होगा। इस इमेज को आपको अच्छे से समझना है, इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, ठीक है।
जब आप एफएसएसआई की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, फॉस्कॉस की वेबसाइट पे विजिट करेंगे, तो वहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अपने एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं अगर आपने अप्लाई किया है। इसके साथ ही साथ आप अपने नो योर ऑफिसर, कहने का मतलब है जिस एरिया में आपने अप्लाई किया है वहां पर कौन सा देखेंगे कि ऑथराइज्ड अथॉरिटी है जो आपको लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है, यानी कि आपको अपने ऑफिसर के बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। उसके बाद में एफबीओ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि एफबीओ सर्च है, यहाँ पर एफबीओ को कोई भी डेटा सर्च करना है वो यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ स्टेप दिए गए हैं, एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसको आप देख करके समझ सकते हो कि कितने स्टेप में आप इजिली लाइसेंस के लिए या फिर रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम क्या है, क्रिएशन ऑफ यूजर आईडी, यानी कि वेबसाइट पे आपको जाना है, सबसे पहले आपको एक यूजर आईडी जनरेट करना है और उसका पासवर्ड जनरेट करना है जो आपका खुद का होगा, ठीक है। उसके बाद में स्टार्टिंग अ न्यू एप्लीकेशन, आपको न्यू एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट करना है। उसके बाद में सिलेक्शन ऑफ काइंड ऑफ बिजनेस एंड एलिजिबिलिटी फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन, अब आपको उसमें देखना है कि आपका जो बिजनेस है वो किस कैटेगरी में है और किस टाइप का बिजनेस है, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत है या फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत है। उसमें फिर आपको ये भी देखना है कि आपको स्टेट लाइसेंस चाहिए होगा या फिर आपको सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म ए फॉर्म बी आपको फिलअप करना है, जिसके बारे में हमने बात करी है जो 2011 वाला जो एक्ट है, रेगुलेशन है, जो रेगुलेशन का जो शेड्यूल नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे उसमें शेड्यूल नंबर 2 में फॉर्म ए फॉर्म बी के बारे में बताया गया, तो उस फॉर्म को आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद में क्या करना है, अपलोडिंग अ सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट एंड एक्सेप्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन, आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा और आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके सबमिट करना होगा, अपलोड करना होगा। उसके बाद में क्या होगा, सबमिशन ऑफ फी जो है एंड द एप्लीकेंट्स, कहने का मतलब है लास्ट में जाकर के आपको अपनी फी सबमिट करनी है अकॉर्डिंग टू द लाइसेंस। उसके बाद में क्या होगा, जो आपका एप्लीकेशन है वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, फिर उसके बाद में आप उसको इजिली ट्रैक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ तक पहुंचा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके ज़्यादा मतलब बहुत डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि पूरे फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं, ये आपका पार्ट नहीं है, जाना ही ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन आई होप आपको ये एक आइडिया लग गया होगा कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हो फूड सेफ्टी के लाइसेंस के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी होगी, ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो और लोगों तक पहुंचाओ, जिससे जो एकदम मतलब एक मिसगाइड करने वाली जो इन्फॉर्मेशन है, जो गलत इन्फॉर्मेशन है, जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी है, तो उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और एक ऑथेंटिक नॉलेज और एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक पहुंचा सकें। तो आई होप आपको वीडियो जो है वो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है आपको तो प्लीज़ यार कमेंट करके बताना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।